अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर। नया जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है विकेरियस लाइबिलिटी। अब विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि नेग्लिजेंस जो है वो किसी और बंदे ने की हो, लेकिन आप जो केस जो है वो किसी और पे कर दें। यानी कि एक बंदा जो है वो अगर नेग्लिजेंट है, लेकिन आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को उसका रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहरा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि यार वो बंदा विकेरियसली लायबल है। ये होता एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट में है, और यूजली यही होता है कि जो एम्प्लॉई है ना, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान, यानी कि जिस काम के लिए वो एम्प्लॉयड होता है उसके दौरान कोई ऐसा कंडक्ट कर जाए, कोई नेग्लिजेंट एक्ट करे, तो उसके लिए आप एम्प्लॉयर जो होता है, यानी कि जो बॉस होता है, उसको आप सू कर सकते हो, या उसको आप विकेरियसली लायबल ठहरा सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर अब रिसेंट 20 साल 21 साल पुराना केस है कि एक स्कूल बोर्ड था, उन्होंने एक वार्डन को एम्प्लॉय किया हुआ था जो कि मैनेज करता था बोर्डिंग हाउस को। और वल्नरेबल चिल्ड्रन थे बेसिकली, यानी कि ऑलरेडी छोटे, वल्नरेबल का मतलब ये छोटे बच्चे थे, छोटे चिल्ड्रन थे, इतने ज्यादा एजिड नहीं थे। वार्डन जो है वो उनके साथ अब्यूज करता था। तो जो क्लेमेंट्स थे बेसिकली, उन्होंने जो स्कूल का बोर्ड है, वार्डन की जगह उन्होंने जो स्कूल का बोर्ड है उसको जो है विकेरियस लाइबिलिटी के तहत सू कर दिया। तो कोर्ट ने जो है कहा कि जी ये लोग बिल्कुल लायबल हैं। स्कूल बोर्ड, पहले जो जूनियर कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जी ये स्कूल बोर्ड लायबल नहीं है, सिर्फ वार्डन लायबल है। लेकिन जो कोर्ट है उसने ओवर रूल कर दिया था। जो सीनियर कोर्ट थी उन्होंने कहा था ये जो काम करता था, ये जो अब्यूज करता था, ये स्कूल के बोर्डिंग हाउस के प्रीमिसेस में करता था। ठीक है। तो स्कूल बोर्ड को इतना होश होना चाहिए, इतना अक्ल होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी स्कूल की, मतलब उसको देखभाल में, स्कूल को देखने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। तो उनको बेसिकली ये पता होना चाहिए था। इसी वजह से जो उन्होंने केस किया वो बिल्कुल ठीक किया, विकेरियस लाइबल वो ठहरा सकते थे स्कूल बोर्ड को। ये विकेरियस लाइबिलिटी कहलाता। ले रही है। जी जी। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। दो लास्ट, तीन लास्ट टॉपिक है बल्कि। रेमेडीज ऑफ नेग्लिजेंस है, फिर डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस है, और फिर टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ। अब रेमेडीज ऑफ नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है? रेमेडीज का मतलब होता है सोल्यूशन। तो अगर एक पार्टी नेग्लिजेंस करे जिसकी वजह से दूसरी पार्टी यानी कि इनोसेंट पार्टी को नुकसान हो, तो जो नॉर्मल, जो बेसिक होता है प्रिंसिपल रेमेडी, अभी तक हम पढ़ते आए कि मॉनेटरी कंपनसेशन होती है, जिसको आप डैमेजेस बोलते हो। तो अगर एक पार्टी नेग्लिजेंट थी जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो गया, तो वो उसको डैमेज पे करेगा। ठीक है। इट इज द जॉब ऑफ क्लेमेंट टू प्रूव दैट डिफेंडेंट वाज इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। क्लेमेंट का काम होता है, जो क्लेम कर रहा है उसका काम होता है प्रूव करना कि जो डिफेंडेंट था, जो उसको ड्यूटी ऑफ केयर शो करनी चाहिए थी उसने नहीं की, और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे नुकसान हो गया। वही डैमेजेस अवॉर्ड होंगे जो कि टू रिमोट नहीं है। टू रिमोट नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट बार बार ये पढ़ा है। नॉट टू रिमोट का मतलब यही होता है कि वो डैमेजेस जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से डायरेक्टली अराइज होने चाहिए, यानी कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो नेग्लिजेंस का। और वो रीजनेबली फोर्सिएबल होने चाहिए, यानी कि कॉन्टेम्पलेशन में हो हमारी कि यार हाँ, अगर नेग्लिजेंस हुई तो हो सकता है कि ये डैमेज भी हो जाए। ठीक है। नॉट टू रिमोट के वही दो चीजें जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ी थी, कि जो उसमें ये था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डायरेक्टली अराइज हो, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग रीजनेबली कॉन्टेम्पलेट कर सकें। तो यहाँ पर भी यही है कि नेग्लिजेंस की वजह से वो डायरेक्टली अराइज होने चाहिए, और वो रीजनेबली फोर्सिएबल हो, यानी कि आप ये रीजनेबली एज्यूम कर सकते हो कि यार हाँ ये डैमेज भी हो सकता है। ये जो डैमेज है वो आपको अवॉर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा जो टू रिमोट होते हैं वो अवॉर्ड नहीं होते। दोबारा रिपीट कीजिएगा, ये नहीं समझ आया। डैमेजेस आपको वही मिलेंगे जो कि विच आर नॉट टू रिमोट, जो कि टू रिमोट नहीं है। टू रिमोट कौन से नहीं होते? वो जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो नेग्लिजेंस की, यानी कि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से आपको जो डायरेक्टली नुकसान हुआ है ना, वो नॉट टू रिमोट है, और वो आपको क्लेमेबल है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि वो रीजनेबली फोर्सिएबल हो, यानी कि मुझे पता हो कि अगर मैंने नेग्लिजेंस की तो हो सकता है ये वाला डैमेज भी हो जाए। तो अगर ऐसा भी डैमेज दूसरी पार्टी को मैंने कर दिया, तो मैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं उसकी भी पेमेंट उसको करूंगा। ठीक है। ये है ये पॉइंट। क्लियर है। जी जी। देखिए, वर्ड जो टू रिमोट है ना, टू रिमोट, नॉट टू रिमोट नहीं, टू रिमोट का मतलब ये होता है कि वो लॉस जो है वो टू रिमोट है, यानी कि डायरेक्टली लिंकेबल नहीं है। आप उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते कि यार मेरे इस की वजह से ये हुआ है। इसके एग्जांपल मैं आपको पहले भी देता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अपने एम्प्लॉयर को निकाल दिया, ठीक है, आपने इसको फायर कर दिया आपने, ठीक है।
अब बेशक बेशक आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, एम्प्लॉयर ने ब्रीच किया, आपने उसको फायर कर दिया। अब वो कहे कि जी मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया है, मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस की वजह से मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से भी जी मेरी टांग टूट गई, फिर मैं अस्पताल में एडमिट रहा, फिर अस्पताल में 2 महीने में रहा, उन 2 महीनों में मैं किसी और जगह पे अप्लाई भी नहीं कर सका, तो इन सारों के पैसे अपने एम्प्लॉयर से कह करके तुम दो। तो ये तो टू रिमोट हो गया ना डैमेजेस, ये तो दूर तक बात चलेगी। डैमेजेस ऐसे अवार्ड नहीं होते जो नॉट टू रिमोट हो, वो अवार्ड होते हैं। और नॉट टू रिमोट कौन से होते हैं? जो कि मेरी नेग्लिजेंस, क्योंकि हम टॉट की बात करें तो यहाँ पर मेरी नेग्लिजेंस की वजह से डायरेक्टली अराइज हुए हो, और जो रीजनेबली फोर्सीएबल हो, यानी कि मुझे पता हो कि यार हाँ, अगर मैंने नेग्लिजेंस की, अगर मैंने ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच की, तो अगली पार्टी को ये नुकसान हो सकता है। ऐसे डैमेजेस जो है वो नॉट टू रिमोट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी अब जी जी देखिए एक केस है कि the defendant telephone engineers left an inspection hole covered only by a tent and surrounded by paraffin lights. जो डिफेंडेंट था बेसिकली, जिस पे केस किया गया था, उस वो काम कर रहा था, उसने वो होल डग किया जमीन में, ठीक है, खुदाई की। अब वो थोड़ी देर के लिए उन्हें कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि टेंट लगा दिया, और उसके साथ पैराफिन लैंप्स नहीं होते, वो जो लैंप्स होते हैं, लाइट्स जल रही होती हैं, कपड़ा साइड पे होता है, तो वो लगा दिया, उसको चारों साइड से कवर कर दिया टेंट और लाइट्स के थ्रू। अब हुआ यूं कि वहां से दो बच्चे जा रहे थे बेसिकली, तो उनमें से एक बच्चा जो था वो एक्सीडेंटली तो नहीं है, वो उसने जब वो पैराफिन लेंस देखे उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ, तो वो बेसिकली जब उस लैंप्स को पकड़ने गया तो वो टेंट को क्रॉस करके वहीं से अंदर खड्डे में जाके गिरा, और नीचे जाके वो एक्सप्लोजन हुई, जिसकी वजह से उसको आग लगी, फायर बर्न हो गया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। बाकी अब वो डिफेंडेंट को फिर जाहिर सी बात है लायबल ठहराया गया। उन्होंने कहा कि ये लॉस तो हम फोर्सी कर ही नहीं रहे थे, हम लोगों ने तो साइड पे टेंट भी लगाए हुए थे, और बेसिकली पैराफिन लाइट्स भी लगाई हुई थी, कि जो भी बंदा गुजरेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पर कोई मतलब काम शाम चल रहा है, तो वो इस तरफ नहीं जाएगा ना। उन्होंने, डिफेंडेंट ने यही कहा कि यार हम लोगों ने तो लॉस फोर्सी ही नहीं किया था, मतलब ये फोर्सीएबल था ही नहीं, जब नॉट टू रिमोट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट है उसने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट्स जो थे वो लायबल थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उनको ये आइडिया होना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा यहाँ से गुजरेगा तो वो पैराफिन लैंप्स को देख के अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है कि आग, मतलब जब वो उसको अट्रैक्ट होगा तो आग लगने का खदशा तो था ना, आग लगने का खदशा तो था। ये बात आपकी इरेलीवेंट है कि हमें ये नहीं पता था, हमने फोर्सी नहीं किया कि जी मतलब वो नीचे गिरेगा और नीचे गिरने की वजह से एक्सप्लोजन होगी और जो उसको बहुत ज्यादा आग लग जाएगी। ये बात तो इरेलीवेंट हुई। आपको ये पता होना चाहिए था कि वो लड़का या जो बच्चा है वो पैराफिन लैंप्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको नुकसान होने का खदशा था। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉस जो है वो फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो उनको लायबल ठहराया गया। क्लियर है ये केस? जी जी सही है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस। ठीक है, रेमेडीज की हमने बात कर ली। अब डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस पे हम ये बात करेंगे कि डिफेंडेंट जो है, अब डिफेंडेंट को अपने डिफेंस को ही पेश करना पड़ेगा, यानी कि डिफेंडेंट विल हैव टू प्रूव दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट। देखिए जनरल रूल क्या होता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता था? क्लेमेंट पे होता था। ठीक है, क्लेमेंट को प्रूव करना होता था कि दूसरी पार्टी ने नेग्लिजेंस की है। लेकिन ये कुछ सिनारियोज ऐसे हैं जिसमें डिफेंडेंट को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं है। ठीक है, उसको अपने डिफेंस में ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट। कौन से सिनारियोज है? नंबर वन, हार्म वुड नॉट हैव नॉर्मली हैपेंड इफ प्रॉपर केयर वाज टेकन। अगर तो प्रॉपर केयर डिफेंडेंट ने ली होती तो दूसरी पार्टी को नुकसान ना होता। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ऑब्वियसली अब डिफेंडेंट को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि यार कि मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने जो है प्रॉपर केयर ली थी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जहां पर मतलब अगर प्रॉपर केयर की जाती तो हार्म ना होता, और स्टिल हार्म हुआ है, तो डिफेंडेंट ने अपने आप को बचाने के लिए जो है ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि यार इसमें मेरी नेग्लिजेंसी नहीं थी, दूसरे की नेग्लिजेंसी थी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो तो डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। फिर सेकंड चीज है रेसिप्सा लोक्विटर। अब रेसिप्सा लोक्विटर का क्या मतलब होता है? देखें, रेसिप्सा लोक्विटर अगर इसकी मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होता है द थिंग दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो रेसिप्सा लोक्विटर का मतलब होता है मेयर अकरेंस ऑफ सम टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज सफिशिएंट टू इम्प्लाई नेग्लिजेंस। कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट का होना ही ये चीज इंप्लाई कर देता है कि कौन सी पार्टी नेग्लिजेंट होगी। ठीक है, मतलब उसमें
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ड्यूरिंग द सर्जरी डॉक्टर ने अगर कोई इक्विपमेंट पेशेंट की बॉडी के अंदर छोड़ दी है, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है बेसिकली, अब ये मतलब इम्प्लाई कर रहा है कि नेग्लिजेंस किसकी तरफ से ही होगी, डॉक्टर की तरफ से ही हुई होगी, तो और तो कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता ना। लेकिन अगर अब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यहाँ पर रेसिप्सा लक्विटर हो, तो फिर अब डिफेंडेंट का काम है, ठीक है, क्लेमेंट का काम नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब डिफेंडेंट का काम होगा कि यार जो डॉक्टर होगा, अगर उसकी नेग्लिजेंस ना हुई, फॉर एग्जांपल क्या पता कोई और भी रीजन हो सकती है, अब डिफेंडेंट ने प्रूव करना है कि वो नेग्लिजेंट नहीं था, ठीक है। तो हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि इन तीन सिचुएशन में डिफेंडेंट को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे होगा। तीसरा, डिफेंडेंट वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड विक्टिम वॉजेंट। अगर तो डिफेंडेंट जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, उसके अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन, तो अब डिफेंडेंट ने ही जो है ना ऐसी सिचुएशन में उसने ही प्रूव करना है कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। यानी कि डिफेंडेंट सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी और कोई डैमेज हो गया दूसरी पार्टी को, अब डिफेंडेंट का यहाँ पर काम है कि उसने अब आप प्रूव करना है अपने आप को कि वो नेग्लिजेंट नहीं था, दूसरी पार्टी की गलती थी। तो बेसिकली ये जो तीन सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर ऐसा होगा तो डिफेंडेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे आ जाएगा, डिफेंडेंट ने अपने आप को प्रूव करना पड़े, डिफेंडेंट को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। सही है। अब क्या चार डिफेंसेस हैं जो आप पेश कर सकते हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर वन है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, नंबर टू है वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, नंबर थ्री है नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, और नंबर फोर है एक्सक्लूजन क्लॉज। अब वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं और साथ साथ इनकी केस स्टडी जो है उसको भी देखेंगे। सही है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और नेग्लिजेंस में कोई बंदा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है देखते हैं। इफ विक्टिम हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन इंजरी, देन डिफेंडेंट कैन प्लीड फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर विक्टिम जो है, यानी कि जो अपने आप को इनोसेंट कह रहा है, यानी कि जो क्लेमेंट है, अगर उसकी जो इंजरी थी उसमें उसका अपना भी कोई कसूर था, जो वो इंजर्ड हुआ उसमें उसका अपना भी कोई कसूर था, तो फिर डिफेंडेंट जो है वो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए प्लीड कर सकता है कोर्ट को, यार इसमें 100% मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, इसके नुकसान में इसकी अपनी भी जिम्मेदारी थी। तो कोर्ट जो है फिर उस हिसाब से जो डैमेजेस की अमाउंट है वो रिड्यूस कर देती है। इसीलिए ये आप एज अ पार्शियल डिफेंस यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा इंजर्ड हुआ और इंजर्ड होके आप पे कंपनसेशन जो कोर्ट ने कहा वो दो $1,000 है, अब आपने कहा कि इसकी इंजरी जो है उसके लिए मैं सिर्फ 70% रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी 30% तो ये खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं जो है वो सिर्फ 70% डैमेजेस पे करूंगा अंडर, आप प्लीड कर सकते हो अंडर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहलाती है, ये पार्शियल डिफेंस होता है। इसमें ये होता है कि अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर ले कि जो क्लेमेंट है यानी कि जो विक्टिम है उसकी अपनी भी गलती थी नुकसान में, तो कोर्ट जो है ना वो डैमेजेस की अमाउंट कम कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस है 1952 का। द क्लेमेंट वॉज राइडिंग डाउन अ स्लोप लीडिंग टू अ बॉटम ऑफ क्वेरी ऑन द बैक ऑफ डिफेंडेंट व्हीकल। क्लेमेंट जो था वो गाड़ी के पीछे जो है वो बैक साइड पे लटक ही रहा था एक तरह से, कॉन्ट्ररी टू देयर ऑर्डर्स। उसने कहा था कि आपकी गाड़ी की जो बैक साइड है उसके बिल्कुल एंड वाली साइड पे ना तुम खड़े हो या उधर ना बैठो, तुम थोड़ा अंदर होके बैठो, ठीक है। अब उसने ये नहीं किया, उसके ऑपोजिट कर रहा था। जब ऐसा जब वो कर रहा था तो पीछे से एक और गाड़ी आई, उस गाड़ी ने जो है ना वो पहली गाड़ी को टक्कर मार दी अभी, क्योंकि बिल्कुल पीछे ही लटक रहा था, ये इंजर्ड हो गया। अब हुआ यूं कि कोर्ट में जब बात की तो कोर्ट में जो डिफेंडेंट था, यानी कि जिस गाड़ी पिछली गाड़ी वाले ने इसको मारा था अगली गाड़ी वाले को, उसने कहा हाँ मेरी गलती तो थी बिल्कुल, लेकिन ये भी गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे लटक रहा था, ठीक है। तो इसको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट हो जाए तो ये बिल्कुल पीछे है, तो जो दूसरी गाड़ी है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अपनी भी कोई ना कोई गलती थी, इसीलिए कोर्ट ने जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट उसको ठहराया, और सारे के सारे डैमेजेस तो उसको अवार्ड नहीं हुए लेकिन कुछ उसको अवार्ड हुए। क्लियर है यह केस। जी जी जी। बाकी इसी तरह का एक और केस है, क्लेमेंट जो है हैविंग पेड टू यूज अ पब्लिक टॉयलेट फाउंड हरसेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड अ क्यूबिकल व्हिच हैड नो डोर हैंडल। वो एक पब्लिक टॉयलेट था बेसिकली, उसमें एक क्लेमेंट था जिसने क्लेम किया हुआ था, वो उसमें ट्रैप हो गया, उसकी कुंडी वगैरह हैंडल खराब हो गया, वो उसमें ट्रैप हो गया, ठीक है। अब वो लड़की थी, उसने क्या किया कि अब उसने निकलना तो था, वो जो क्यूबिक वॉशरूम होता है टॉयलेट जो ऊपर से ओपन होता है वैसा था, तो उसने क्या किया कि पहले उसने टॉयलेट पे
टॉयलेट सीट पे उसने वो पहले पाँव रखा, और जो टॉयलेट रोल होल्डर है फिर उस पे पाँव रखा, और बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन जब टॉयलेट रोल होल्डर होल्डर जो था, जाहिर सी बात है वो मतलब लाइट इतना वो वेट तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो उस पे जैसे उसे पाँव रखा, वो स्लिप होगी, जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी। अब जब उसको इंजरी हुई, उसने क्लेम कर दिया, जो भी पब्लिक, जो भी वॉशरूम के जो था ओनर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कर दिया। अब कोर्ट में बात की, कोर्ट ने कहा कि द इंजरी सफर्ड वाला नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफेंडेंट नेग्लिजेंस, बिल्कुल जो इसने इंजरी सफर की है इसको हुई है डिफेंडेंट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से, उनकी नेग्लिजेंस थी। अगर वो डोर का हैंडल खराब ना होता तो ये आराम से निकल जाती, इंजर ना होती। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे इसके इंजरी के डैमेजेस नहीं पे किए जाएंगे, क्योंकि इसको भी आइडिया होना चाहिए था कि ये मतलब टॉयलेट रोल हैंडल जो है वो होल्डर इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसने उस पर स्टेप अप किया, इस जिसकी वजह से बेसिकली इसकी जो इंजरी की नौयत थी वो बढ़ गई। तो ये हिमसेल्फ भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट है। तो जो भी डैमेजेस इसको मिले उसमें से 25% बेसिकली माइनस कर दिए कि यार 25% ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल थी, तो इसीलिए जो है वो डैमेजेस उसको नहीं मिल सके। ले रही है। जी उसके बाद सेकंड डिफेंस जो है वो आप पेश कर सकते हैं, वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया। इसका मतलब क्या है? इफ अ विक्टिम हिमसेल्फ हैज गिवन कंसेंट फॉर लॉस, देन इट कैन एक्सेप्ट डिफेंडेंट टू शो ड्यूटी ऑफ केयर। अगर जो क्लेमेंट है वो खुद ही कॉन्सेंट दे देता है कि यार अगर मुझे नुकसान हो गया तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो बस फिर डिफेंडेंट का काम नहीं है ड्यूटी ऑफ केयर शो करना। अब आप सोच होंगे कि ये किस सिचुएशन में होता है ये, जैसे बॉक्सिंग मैचेस होते हैं। अब बॉक्सिंग मैचेस जो है उसमें उससे पहले ही कंसेंट ले लिया जाता है, ठीक है, कि यार अगर कोई इंजरी होगी या इवन डेथ होगी तो दूसरा बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने कंसेंट अगर दे दिया तो फिर अगली पार्टी को जो है वो ड्यूटी ऑफ केयर शो करने की जरूरत नहीं है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया में अगर आपने प्रूव कर दिया कि यार दूसरी पार्टी ने कंसेंट दिया हुआ था, तो फिर आप बच जाएंगे, डिफेंडेंट बच जाएगा, ठीक है, बेशक दूसरी पार्टी इंजर्ड हुई भी हो। अब कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड फ्रॉम क्लेमेंट्स कॉन्डक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि आप एक्सप्रेसली आपने रिटर्न में बता दिया कि अगर ये हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और क्लेमेंट कंडक्ट का मतलब ये है कि अगर क्लेमेंट कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से बेसिकली वो इंजरी का हो जाता है और उसको मना किया जाता है कि काम ना करो, तो हम कहेंगे कि यार इस ये उसके कंडक्ट की वजह से हुआ है, तो डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस हवाले से एक केस है, सेकंड पॉइंट के हवाले से, एक क्लेमेंट और उसका जो भाई थे वो सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस शॉर्ट फायरर थे। शॉर्ट फायरर वही बॉम्ब्स वगैरह और डेटोनेटर्स वगैरह बनाते थे, और ये आईसीआई जो है केमिकल इंडस्ट्री थी, इनकी जगह पे वो काम कर रहे थे कोई, ठीक है। अब इनका काम क्या था कि डेटोनेटर्स जो हैं उनको वायर अप करना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को चेक करना। अब कोई सर्किट वायर कोई मिसिंग थी, तो डिफेंडेंट ने कुछ रूल्स, हेल्थ और सेफ्टी रूल्स जो है वो टेस्ट उधर किए हुए थे कि यार आप लोगों ने जो है ना शेल्टर के अंदर रहना है और इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब उन लोगों ने काम नहीं किया, उन्होंने विदाउट शेल्टर जो है वो काम शुरू कर दिया, इग्नोर किया डिफेंडेंट के रूल्स को जो कि हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड थे, और उन्होंने विदाउट शेल्टर वो काम किया, और इसी तरह वो अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लोजन की वजह से जो है एक भाई जो है वो इंजर्ड हो गया, ठीक है। अब वन ऑफ द ब्रदर वाज इंजर्ड एंड क्लेम्ड हिज ब्रदर वाज 50% टू ब्लेम फॉर द एक्सप्लोजन एंड दैट एम्प्लॉयर वाज विकेरियसली लायबल। अब जो दूसरा भाई था उसने केस कर दिया इन पे, केमिकल इंडस्ट्रीज वालों पे, आईसीआई वालों पे, कि यार चलो हमने उनकी हेल्थ और सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो 50% तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हमें 50% जो है वो क्लेम चाहिए। वो उसने विकेरियस लाइबिलिटी का भी केस कर दिया कि यार हम तो एम्प्लॉयमेंट के कंडक्ट में थे, यानी कि एम्प्लॉय तुम्हारे एम्प्लॉय थे, दौरान एम्प्लॉयमेंट ये हुआ। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि दोनों भाई जो थे वो सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस शॉट फायरर्स थे। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और काम के तजुर्बा था उन्हें, ठीक है। अब उन्हें पता था, अगर तजुर्बेकार जो बंदा है उसे पता होता है कि यार ये चीज करना रिस्क है। अब उनके केमिकल इंडस्ट्रीज वालों के कहने के बावजूद कि यार ये रिस्क है तुम ये ना करो, उनके मना करने के बावजूद अगर तुमने वैसी हरकत की, तो ये तो एक तरह से तुमने इम्प्लाइड कॉन्सेंट दे दिया ना। ये तो एक तरह से तुम्हारे लिए इम्प्लाइड कॉन्सेंट हो गया कि तुम्हें पता भी है कि ये डैमेज हो सकता है, लेकिन स्टिल तुम वो काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुमने एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्सेंट दे दिया, तो फिर अगर तुम्हें कोई डैमेज हो जाता है तो डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और कोर्ट ने भी यही कहा। क्लियर है सेकेंड वाला पॉइंट? जी तो अगर इम्प्लाइड कॉन्सेंट हो ना तो वो कंप्लीट डिफेंस है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वाला चक्कर नहीं होगा, कोई जो है वो आपको डैमेज अवार्ड नहीं होगा अगर इम्प्लाइड कॉन्सेंट है।
तो कॉन्ट्रीब्यूटरी में तो ये था ना कि आपको डैमेजेस की अमाउंट कम हो जाती थी, लेकिन अगर इम्प्लाइड कॉन्सेंट गिवन था, अगर उसके एक्शन से पता चल रहा था कि यार इसको पता है रिस्क का लेकिन स्टिल ये काम कर रहा है, तो लॉ ये अज्यूम करता है कि वो कॉन्सेंट इम्प्लाई कर रहा है। उस सिचुएशन में कोई डैमेजेस जो है वो डिफेंडेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो थर्ड आपका क्लेम आप डिफेंस कर सकते हो, पेश कर सकते हो, वो है नोवस एक्टर्स इंटरवीनियंस। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर इज एन न्यू इंटरवीनिंग एक्ट इट ब्रेक्स द चेन ऑफ कॉजेशन रिमूविंग लाइबिलिटी फ्रॉम डिफेंडेंट। दीज आर अनफोर्सीन इवेंट्स दैट ब्रेक्स लिंक बिटवीन डिफेंडेंट टॉर्ट एंड इवेंचुअल हार्म। अगर जो है कोई ऐसा एक्ट आ जाता है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जो कि रीजन को ब्रेक कर देता है टॉर्ट की और हार्म की, यानी कि टॉर्ट यानी कि किसी ने अगर कोई टॉर्ट किया है, कोई नेग्लिजेंस की है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को हार्म हुआ है, अगर इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा इवेंट आके ऐसा इवेंट आ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है ना, जो डैमेजेस की अमाउंट है या जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी कम हो सकती है। ठीक है, वो अपने आप को लेस लाइबल प्रूव कर सकता है। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि एक एक बंदे की गलती हुई, उसकी वजह से दूसरे को नुकसान हुआ। अगर आपके बीच में एक ऐसा एक्ट आ जाता है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से जो जिसको नुकसान हुआ है उसका नुकसान बढ़ जाता है, तो जो उसका नुकसान बढ़ा है उसके लिए जो है ना वो डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके लिए वो अपना डिफेंस इस चीज को पेश कर सकता है कि यार चलो मेरी गलती थी, लेकिन जो इवेंचुअल इसको पूरा डैमेज हुआ है वो सारे का सारा मेरी वजह से नहीं हुआ। तो वो तीन तरह के एक्ट्स हैं जो कि बेसिकली इस चेन को ब्रेक करते हैं। नंबर वन है एक्ट ऑफ क्लेमेंट। अगर क्लेमेंट कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसका नुकसान बढ़ जाता है, तो जो एडिशनल नुकसान है उसके लिए डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो उसने ये बीच में एक्ट किया है वो इंटरवीनिंग एक्ट किया है, तो वो कॉजेशन की चेंज को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ केस से। अब एक क्लेमेंट था, बेसिकली वो काम कर रहा था, तो काम के दौरान उसको इंजरी होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी ऑफ केयर की ब्रीच की वजह से, एम्प्लॉयर ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच की जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी। इंजरी क्या हुई? उसकी जो बैक और हिप्स हैं वो स्ट्रेन होगी। ठीक है, और लेग्स जो बेसिकली जाहिर सी बात है वो खिंचाव आ गया, और बैक में दर्द और हिप्स में भी। तो डिफेंड एम्प्लॉयर ने कोई ब्रीच किया था, उसकी वजह से ही हो गया। अब इसी स्टेट में, यानी कि जब उसकी कमर में दर्द था, हिप्स उसकी मतलब उसमें स्ट्रेन था, इसी स्टेट में उसने जो है वो क्लाइंब यानी कि जंप मारने की कोशिश की स्टेयर केस से। एक स्टीप कंक्रीट स्टेयर केस था, उसे जंप मारने की कोशिश की, और जिसकी वजह से बेसिकली वो उसका जो है फ्रैक्चर्ड आ गया राइट एंकल में, और परमानेंटली वो डिसेबल हो गया। यानी कि एक बंदा था, वो काम के दौरान उसको इंजरी हुई। इंजरी वो इस वजह से हुई कि एम्प्लॉयर ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया था, यानी कि एम्प्लॉयर नेग्लिजेंट था। अब उसी बुरी हालत में उसने फर्दर अपनी सिचुएशन को वर्स कर दिया, यानी कि स्टेयर केस से जंप करने की कोशिश की। तीन चार 10 उन्होंने लिखा हुआ है कि 10 मतलब कि जंप मारने की कोशिश की स्टेयर केस से ना। अब वहां पर फॉर एनी रीजन अब फर्दर उसने अपने आप को इंजर्ड कर दिया, उसके जो एंकल है वो भी फ्रैक्चर्ड होगी और परमानेंटली वो डिसेबल भी हो गया। तो फिर उसने जब इंजरी सस्टेन की तो उसने एम्प्लॉयर पे सारा केस कर दिया, क्लेम कर दिया। और पहली इंजरी का भी जो स्ट्रेन आया, और दूसरी का भी कि जो उसने स्टेज से जंप किया और उसके बाद जो नुकसान हुआ। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जो इसने हरकत की कि ये ऑलरेडी वल्नरेबल था, ऑलरेडी इसका मसला था, तो ये आराम आराम से उतरता। ठीक है, या इसको टेक केयर करनी चाहिए थी, इसने नहीं की। इसने उल्टा वो जो जंप किया स्टेज से, उसकी वजह से इसका जो चीज जो नुकसान में इजाफा हो गया। तो जो इजाफी नुकसान है उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं है। जो क्लेमेंट ने काम किया वो एक नोवस एक्टस इंटरवीनियंस था, यानी कि एक इंटरवीनिंग एक्ट था उस टॉर्ट के दौरान, और जो डैमेजेस जो थे उसके दौरान एक और एक्ट आ गया जिसकी वजह से उसके डैमेजेस में इजाफा हो गया। तो जो इजाफी डैमेजेस हैं उसके लिए जो है वो आपका डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये? जी। इसके बाद सेकंड है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी जो है, इफ ड्यू टू एन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी द लॉस इज इंक्रीज, डिफेंडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंक्रीज लॉस। ये तीसरी पार्टी की वजह से क्लेमेंट डिफेंडेंट से कोई नेग्लिजेंस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्लेमेंट का नुकसान हो गया। अब किसी तीसरी पार्टी के काम की वजह से उसका नुकसान फर्दर हो गया, तो वो जो फर्दर नुकसान है उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चीज देखी हुई है, विच वॉज अनफोर्सिएबल, यानी कि जो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है वो अनफोर्सिएबल होनी चाहिए, लेकिन यानी कि डिफेंडेंट के जहन में ना हो कि यार ये काम भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो अनफोर्सिएबल इवेंट है
तो फिर तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसको पता है क्या, उसको तो पता ही नहीं है कि ये चीज हो सकती है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसा काम कर दे जिससे क्लेमेंट के लॉस में इजाफा हो जाए, तो डिफेंडेंट जो है उस इजाफी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर डिफेंडेंट को पता है कि तीसरी पार्टी ऐसी हरकत कर सकती है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका काम है उन्हें रोकना। लेकिन अगर उसे नहीं पता तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके एक एग्जांपल पढ़ते हैं, रिसेंट एग्जांपल 1981 की। द डिफेंडेंट काउंसिल नेग्लिजेंटली स्ट्रक अ वाटर पाइप आउटसाइड द क्लेमेंट हाउस, दिस कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज एंड प्रॉपर्टी हैड टू बी वेकेटेड। जो डिफेंडेंट काउंसिल बेसिकली थी, वो वाटर पाइप को उन्होंने स्ट्रक किया, तो वो वाटर प्रेशर की वजह से जो पाइप लाइन थी सारी वो बर्स्ट होगी, फट गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो फट गई तो जिसे जिसे पाइप गुजर रहे थे वहां पर घर में सारा डैमेज हो गया। और इतना डैमेज हो गया कि अब उस प्रॉपर्टी में रहना भी मुश्किल था, तो वो बंदे ने वो प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ा। 1 year later द काउंसिल हैड नॉट अंडरटेकन द रिपेयर्स, 1 साल हो गया अभी तक उन लोगों ने इसको रिपेयर का काम नहीं किया। स्कॉटर्स हैड आल्सो मूव्ड इन एंड कॉज फर्दर डैमेजेस। अब स्कॉटर्स बेसिकली, अब स्कॉटर्स क्या होते हैं? स्कॉटर्स होते हैं आपके, आप कह लें जो गैंगस्टर्स होते हैं बेसिकली। मतलब उन्होंने देखा कि यार ये जो एरिया है, घर खाली पड़ा हुआ है, खाली घर में हर कोई घुस जाता है, ठीक है, वहां पर फर्दर तबाही की। तो स्कॉटर्स ये एक तरह से गैंगस्टर्स ही होते हैं, वो उन्होंने भी आगे फर्दर उस घर को डैमेज किया, ठीक है, उसको मजीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने देखा कि यार ये प्रॉपर्टी खाली है, तो जिस तरह खाली प्रॉपर्टी में घुस जाता है कोई, तो उन्होंने भी ऐसे नुकसान पहुंचाया प्रॉपर्टी को। अब क्लेमेंट जो है अरेंज फॉर रिपेयर्स टू बी डन हरसेल्फ एंड सबमिटेड अ बिल टू द काउंसिल फॉर रिपेयर्स एंड डैमेज कॉज्ड बाय स्पॉटर्स। अब जो क्लेमेंट थे बेसिकली लड़की थी जिसे घर का नुकसान हुआ था, जब वो उसने देखा कि साल हो गया अभी तक इन्होंने कोई काम शाम नहीं कराया हुआ, तो वो फिर उसने जाके खुद ही उसके, जब दोबारा उसने मूव करना होगा ऑब्वियसली, फिर ही वो गई होगी, फिर उसने वो खुद ही सारा काम कराया, रिपेयर्स करवाए। जो वाटर बर्स्ट की वजह से नुकसान हुआ उसकी वजह से भी, और जो स्क्वाटर्स ने किया वो, और फिर क्लेम कर दिया ये अमाउंट काउंसिल वालों पे। अब लोकल अथॉरिटी जो है उन्होंने कहा कि जो स्क्वाटर्स ने काम किया उसके लिए हम लायबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता था ना, आइडिया था कि वो लोग भी आगे फर्दर डैमेज कर सकते हैं, तो ये फोर्सिएबल नहीं था। लेकिन हाँ, जो वाटर पाइप जो बर्स्ट हुआ है उसके लिए हम लायबल हैं, तो उसके रिपेयर्स के पैसे हम आपको वापस कर देंगे। ले रहे? जी जी। उसके बाद तीसरी चीज जो कि एक इंटरवीनिंग एक्ट हो सकता है, वो है नेचुरल इवेंट, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से लॉस बढ़ जाए इनोसेंट पार्टी का, तो फिर डिफेंडेंट जो है वो एडिशनल लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसका भी केस पढ़ लेते हैं। द क्लेमेंट शिप वाज डैमेज इन कोलिजन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट नेग्लिजेंस। डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से क्लेमेंट की शिप जो है वो डैमेज हो गई। और शिप जो है जब वो जा रही थी रिपेयर्स करवाने, जो डैमेज हुई हुई थी, तो रास्ते में जो है बड़ा वेदर स्टॉर्म आया, हैवी वेदर आया, और उसकी वजह से बेसिकली जो शिप जो है उसको ठीक करने में ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि नुकसान था। और बेसिकली वो टाइम उसको ज्यादा लग गया, जहां पर रिपेयर करना था वहां पर पहुंचाने के लिए, हैवी वेदर की वजह से। अब क्लेमेंट जो है उसने कंपनसेशन क्लेम की, लॉस ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड द शिप वाज अनयूजेबल ड्यू टू द ओरिजिनल इंसिडेंट। उसने ये क्लेम किया कि एक तो चलो नुकसान उसने मेरा किया, प्लस उसने दूसरा ये भी क्लेम कर दिया कि जितने देर में मैं एक्टिव नहीं था मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ है, क्योंकि उसने मेरी शिप को डैमेज किया हुआ था, तो मैं शिप चला नहीं पाता था, तो मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ। तो वो उसके लिए उसने क्लेम कर दिया, यानी कि पूरे पीरियड के लिए क्लेम कर दिया। हुआ यूं कि अब वो जब जा रहा था रिपेयर करवाने, तो रिपेयर में यूजली जो है 5-7 दिन 10 दिन लग जाते थे, ठीक है। अब ये जो वेदर स्टॉर्म बढ़ गया जिसकी वजह से उसको फर्दर नुकसान भी हुआ, और काम करते हुए भी जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम, अब ठीक होने में 10 की जगह 20 दिन लगे, तो उसने 20 के 20 दिनों की भी लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर दिया। यानी कि जो वेदर की वजह से नुकसान हुआ टाइम का भी और दूसरा भी, उसने वो भी क्लेम कर दिया डिफेंडेंट पे, ये भी इसकी वजह से हुआ है तो ये इसके भी मुझे पैसे देगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो नेचुरल डिजास्टर था, ये जो वेदर था, ये एक इंटरवीनिंग एक्ट है, ठीक है। ये जो है इसके लिए आप डिफेंडेंट को लायबल ठहरा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो एडिशनल आपका लॉस हुआ है, तो वो जो है बेसिकली आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, जो इनिशियल आपका जो कोलिजन डैमेज हुआ है उसकी कंपनसेशन आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जो वेदर की वजह से आपको नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नेचुरल इवेंट था वो एक इंटरवीनिंग एक्ट था। इंटरवीनिंग एक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो चेन बनी होती है ना, कि यार मेरी नेग्लिजेंस की वजह से उसका नुकसान हो गया, उस चेन को ब्रेक कर देता है। ऐसे एक्ट को आप इंटरवीनिंग एक्ट कहते हैं। तो ये भी डिफेंडेंट अपने डिफेंस में पेश कर सकते हैं, ठीक है। ले रहे ये भी। जी जी। चौथी चीज है आपकी एक्सक्लूजन क्लॉज।
एक्सक्लूजन क्लॉज आप हमने पढ़ा था। एक्सक्लूजन क्लॉज क्या होता है कि आप कोई क्लॉज सेट आउट कर दो जिससे आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड या लिमिट कर दो। तो मतलब अगर आप आपकी नेग्लिजेंस की वजह से दूसरे को डैमेज हो गया कुछ, तो अगर आपने ऑलरेडी वो एक्सक्लूजन क्लॉज में बताया हुआ, तो फिर आप लाइबल नहीं हो। जैसे मैंने आपको केस में भी बताया था कि आप मोबाइल सेट करवाने जाते हो, आप वहां पर रिपेयर जब करवाने जाते हो, शॉपकीपर ने लिखा होता है कि अगर ड्यूरिंग रिपेयर फोन डेड हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक्सक्लूजन क्लॉज है, ठीक है। अब अगर आप उसकी नेग्लिजेंस की वजह से फोन डैमेज हो भी गया, खराब हो भी गया, तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल क्योंकि उसने एक्सक्लूजन क्लॉज डाली हुई थी, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूजन क्लॉज जो है वो भी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि वही जो हमने पढ़ा था ना कि जो टेस्ट हैं उन कॉमन लॉ टेस्ट जो है, और आपका जो अगर बिजनेस टू कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर राइट्स एक्ट या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो टेस्ट पास करे, तो फिर ही वो वैलिड होती है। तो खैर, अगर एक्सक्लूजन क्लॉज आपने डाली हुई तो वो भी आप अपना डिफेंस पेश कर सकते हो, बेशक आपने नेग्लिजेंस की हुई हो। क्लियर है? जी जी। बाकी एक्ट ऑफ गॉड में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अनफोर्सिएबल या समथिंग कुदरती तौर पर खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा काम हो जाए जो कि अनफोर्सिएबल है और आपका नुकसान हो जाए, तो फिर तो वो बेसिकली उसके अगेंस्ट तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। लास्ट जो है इसमें टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ, ठीक है। अब टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ का मकसद क्या है? टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ जो है वो गुडविल, रेपुटेशन और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को बचाता है, ठीक है। अब टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ होता कब है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये कब अराइज होता है? टॉर्ट का मतलब तो होता है ना कि कोई सिविल रॉन्ग किया, कोई गलत चीज की। पासिंग ऑफ अभी क्या होता है, कब अराइज होता है? तो टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ तब अराइज होता है जब एक बिजनेस जो है खुद ऐसा नाम इस्तेमाल करे या जो कि सिमिलर हो टू ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी कि दो कंपनीज हैं या दो बिजनेसेस हैं, वो एक जैसा नाम इस्तेमाल करें। एक जैसे से मुराद ये नहीं 100% एक जैसा, यानी कि तकरीबन एक जैसा नाम इस्तेमाल करें, और उसकी वजह से लोग मिसलीड हो जाए, ठीक है। लोग ये एज्यूम करें कि यार ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, और डैमेज हो प्रॉफिट्स पे बिजनेस के, तो फिर जो है टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ अराइज होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस जैसा नाम इस्तेमाल करे और उस नाम को इस्तेमाल करने की वजह से जो आम लोग हैं वो ये एज्यूम करें कि यार ये दोनों रिलेटेड हैं, और वो फिर जो है सेकंड बिजनेस वाले के पास जाए और फर्स्ट वाले का नुकसान हो रहा हो, तो तब टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ अराइज होता है। तो अगर पासिंग ऑफ प्रूव हो जाए तो कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर कर देती है, जो बिजनेस दूसरे का नाम इस्तेमाल कर रही है उसको रिस्ट्रेन कर देती है, मना कर देती है, ठीक है। और उन्हें कहती है कि डैमेजेस भी पे करो जो तुमने इनके प्रॉफिट का नुकसान किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट डैमेज भी पे करो। अगर कंपनी, इफ अ कंपनी feels that another company has a name which is too similar to its own, it may object to the company names एजुडिशेटर अंडर CA 6। ये जो एजुडिशेटर होता है ये बेसिकली एक ऑफिसर होता है। ये हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट आगे, कंपनी लॉ में। वो इसका काम ये होता है कि जो दो कंपनीज होती हैं उनके नेम जो है वो बेसिकली सेम ना हो, ठीक है, इन इस चीज को इंश्योर करना। अगर तो ऐसे हो जाए तो फिर इसके पास आप लेके जाते हो, फिर ये जो है केस कंसीडर करता है और डिसीजन डिसीजन करता है, ठीक है। डिसीजन क्या करता है? या तो ये करता होगा कि यार तुम नाम चेंज चेंज कर दो, और कभी कभार खुद से भी जो है कोई न्यू नेम बता देता है, रिकमेंड कर देता है, ठीक है। टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ ये होता है कि आप कोई ऐसा नाम इस्तेमाल करो जो कि सिमिलर हो दूसरे बिजनेस की तरह, और उसकी वजह से लोगों को ये लगे कि यार ये दोनों बिजनेस आपस में रिलेटेड हैं, और उसकी वजह से एक बंदा जो है उसको नुकसान हो, तो फिर वो टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ राइज होता है। अगर ये प्रूव हो जाए तो जिस बंदे ने दूसरे का नाम कॉपी किया है उसको मना भी किया जाता है, रिस्ट्रेन भी किया जाता है, और उसको कहा जाता है कि तुमने जितना उसका नुकसान किया उसके डैमेजेस भी पे करो। ये कंपनी है यूइंग जो कि एक बटर कप डेयरी कंपनी, जो उसकी कंपनी थी, उसने सू कर दिया एक न्यू रजिस्टर्ड कंपनी जिसका नाम था बटर कप मार्गरीन कंपनी, from using the name on the grounds that the general public might reasonably believe that there was a link between two businesses। तो इसी वजह से टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ की वजह से उसने सू कर दिया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि बटर कप जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड था डेयरी प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, ठीक है, कि यार ये दोनों कंपनी सेम हो सकती हैं, डेयरी कंपनीज है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। तो कोर्ट ने जो है वो इंजंक्शन ग्रांट की, और जो सेकंड कंपनी थी उनको कहा कि यार तुम इसका नाम इस्तेमाल ना करो। तो ये जो है आपका टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ कहलाता है।